बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। कुछ दिनों की ब्रेक थी, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे बैनुल अक़वामी और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स हैं, प्रोग्राम के पहले चंक में मैं उसमें डिटेल गुफ्तगू करूँगा कि 28 फरवरी से लेके आज 18 जुलाई तक जो इंटरनेशनल सिनेरियो बना हुआ है, जो डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं, उसमें पैराडॉक्स हमें क्यों देखने को नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक रीजनल वॉर बनी ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसके रिपरकशंस पूरी दुनिया उसके भुगत रही है। टिल टुडे जो इस वक्त तब्दीलियां आ रही हैं खित्ते के अंदर, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और इस वक्त फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें जो हुआ दरमियान अमेरिका और ईरान के, जिसमें पाकिस्तान एक वाइटल रोल अदा कर रहा था, रियल प्रोटैगनिस्ट का रोल अदा कर रहा था, उसके बाद ऐसा क्या मामला बना कि आज तक ये कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से आबनाए हुर्मस को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहा है ईरान, कि अपना उस पर कंट्रोल जो है वो उसको बढ़ाता जा रहा है, और ये चीज़ वो साबित करना चाहता है कि ईरान अब किसी से कम नहीं। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली बनाई जा रही है दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ की जानिब से भी, अमेरिका की जानिब से भी, या कि हम बात करें इसराइल की जानिब से, कि ईरान को अब हमें जो है वो सरेंडर की तरफ लेके जाना होगा। लेकिन रिसेंटली जो आखिरी रसूमात आयतुल्लाह खामनाई की हुई और तदफीन के बाद जिस तरीके से एक रेडिकल अप्रोच हमें ईरान की जानिब से देखने को मिल रही है, क्या पासदाराने इनकलाब और गवर्नमेंट ऑफ ईरान क्या एक पेज पर है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे तो गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ मैं प्रोग्राम के पहले चंक में पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अंदरूनी चैलेंजेस हैं, एक तो हमें दाखिली सिक्योरिटी जो चैलेंजेस हैं और दूसरी जानिब हमें सियासी चैलेंजेस हैं। ख़ासतौर पे अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इस वक्त बलूचिस्तान और KPK के अंदर एक दहशतगर्दी की एक नई लहर जन्म ले रही है। इस हवाले से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जवान बड़े चाको चौबंद तरीके से इस वक्त मैदान के अंदर हैं। अगर आज की आपको बताऊं तो जो न्यूज़ है, सिक्योरिटी फोर्सेस का वाना में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसमें तकरीबन एक खारजी हलाक हो गया और 5 ज़ख्मी, और इसमें भारी जो है वो बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल को भी तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब हंगू में पुलिस चौकी पर फितनल खवारिज का भी हमला नाकाम कर दिया गया। लेकिन ये हमले नाकाम तो हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस इस पर मुकम्मल तरीके से कामयाबी हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये किस तरीके से मामला जाएगा। और यहाँ पर हम खासतौर पर जिस तरीके से फैसल करीम कुंडी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि KPK को वफाक के साथ ताउन करना होगा, बलूचिस्तान की हुकूमत इस पर क्या नुक्ता नज़र रखती है, इसी हवाले से डिटेल गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले चंक में। और प्रोग्राम के दूसरे चंक में ज़रा हम सियासी जो है इस वक्त माहौल बना हुआ है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जनाब पहले चंक में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब है। सर, थैंक यू सो मच, आप दिफाई तजियाकार हैं और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी गहरी नज़र रखे हुए हैं। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। सबसे पहले तो मैं ईरान अमेरिका की जंगी सूरत हाल के हवाले से लेटेस्ट क्या जो है न्यूज़ है और क्या आप नुक्ता नज़र रखते हैं कि ये किस तरीके से इसको देख रहे हैं? बिल्कुल, ये एक नई ट्रंप की तरफ से दहशतगर्दी की लहर है जी, और बुनियादी तौर पे ये अमेरिका की स्टेट टेररिज्म है जो ईरान के ऊपर इम्पोज कर रहा है। जी, और उसका वो लॉजिक या रीजन ये बताते हैं कि ईरान ने 2 MOU साइन होने के बाद 2 टैंकर्स पे हमला किया था, जी, और उसके बाद से वहां से ट्रंप जो है वो जब निकला नेटो की कॉन्फ्रेंस से, जी, तो उसने कहा कि अब हम इस MOU को खत्म कर रहे हैं क्योंकि ये MOU जो है ये नाकारा हो गया है और ईरान ने हमला कर दिया है, तो अब मैं ईरान को नहीं छोड़ूंगा। असल में जब ये MOU साइन हुआ है तो आपको पता है कि वेस्ट में और अमेरिका में जी, बहुत सारे थिंकर्स ने ट्रंप को ये कहा, और ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया कि अमेरिका को बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डिफीट हो गई है और अमेरिका जो है वो तज़वीराती तबाही की तरफ जा रहा है, उसके बहुत ईरान को कंसेशन दे दिए। तो उधर से ट्रंप जो है जैसे उसका बिहेवियर है और जिस तरह वो अपने वादों से अपनी बातों से फिर जाता है, हालांकि उसने इस MOU को खुद साइन किया था, तो बजाय इसके कि वो कोई ईरान भी कोई चाहिए था कि वो हमला न करता, कोई उन जहाज़ों को रोक लेता, कोई बातचीत करने की कोशिश करता, लेकिन बुनियादी तौर पर कोई ईरान ने कहा था कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है
60 डेज तक वो ईरान कंट्रोल करेगा। ट्रम्प ने इस चीज का इंदिया दिया है कि वो इस हमलों को रोकेगा नहीं, ना कि जो है वो आप देखते हैं कि कोई बातचीत का कोई माहौल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान और कतर ने दोनों मुल्कों से बातचीत से एक ऐसा माहौल बना दिया था जिसमें अमेरिका भी बैठा हुआ था, ईरान भी बैठा था। अभी इस तमाम चीज को अगर जेडी वैंस का जो लेटेस्ट पॉडकास्ट आया है जी, उसके तनाजुर में देखें तो उन्होंने तो बड़ा क्लैरिटी से कह दिया है कि असल में इजराइल के अंदर कुछ लोग हैं जो फंड कर रहे हैं ट्रंप को भी, और ट्रंप के साथ साथ जो ट्रंप के नजदीकी लोग हैं उनको भी फंडिंग कर रहे हैं। और उनकी फंडिंग का बुनियादी मकसद ये है कि इजराइल नहीं चाहता कि ये जंग रुके, क्या इजराइल नहीं चाहता कि ये जंग रुके, बल्कि इजराइल चाहता है कि ये जो है ईरान के ऊपर हमले जारी रहे, और इसके लिए पैसे लगा रहे हैं। और आपको पता है कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी यहूदियों की लॉबी है पैक के नाम से, जहाँ पे बेतहाशा पैसा यहूदी बिजनेसमैन देते हैं। वो अभी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का भी बयान आया है कि वो उसके उनके बारे में कहा गया है कि वो इस जंग से पैसा कमा रहे हैं। फिर अपना जेडी वैंस ने कहा कि मैं तो जो ट्रंप ने माहिदा किया मैं तो उसको लेके आगे चलना चाहता हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि इसराइल से रिलेटेड जो अपना लोग हैं जो दहशतगर्दी से रिलेटेड इसराइली हैं वो किसी भी तरीके से ये इजाजत नहीं दे रहे कि अमेरिका ये जंग रोके, और वो ट्रंप के ऊपर पैसा लगा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि जंग को जारी रखो। तो जब ये सिनेरियो होगा जो जेडी वैंस की तरफ से पेश कर दिया गया है तो इसमें मेरी और आपकी राय तो पीछे रह जाएगी, उनकी राय ज्यादा अहमियत के हामिल हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जेडी वैंस के ऊपर जो सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो जो ट्रंप ने जो माहिदा किया उसकी हामी है, और वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग ना हो बल्कि अमन आए। जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, और कुछ अब क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि जेडी वेंस जो है वो मफामती सोच रखते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर जो आई थिंक सो नवंबर दिसंबर के अंदर वहां पर इलेक्शन होने हैं, मिड टर्म के इलेक्शन, उसमें कोई तब्दीली देखते हैं? कोई ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि जेडी वेंस आ जाए एज ए डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लेस करके? नहीं, वो तो रिपब्लिकन सेनेटर्स के जो कांग्रेस में रिप्रेजेंटेशन, वो कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थोड़ी हो रहा है। आप उसको दूसरे तरीके से, वो तो हाउस का इलेक्शन होगा सेनेट रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान जी, और उसमें कौन कितने रिपब्लिकन जाएंगे कितने डेमोक्रेट सिलेक्ट होते हैं नवंबर में, उसके हिसाब से वो कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थोड़ा ही है कि प्रेसिडेंट चेंज होने जा रहा है। तो जेडी वैंस तो अगले जो इलेक्शन है उसके लिए उम्मीदवार हैं। वो तो उस सूरत में हो सकता है कि अपना ट्रंप का मुआवजा हो जाए और ट्रंप की अकाउंटेबिलिटी हो जाए, उसको एप्स्टीन फाइल के अंदर कांग्रेशनल हियरिंग के तौर पे उसको जो है वो डिसमिस, जैसे क्लिंटन के खिलाफ हुआ था, तब तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज तो वो तो हाउस का इलेक्शन है, उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस सूरत में पड़ सकता है कि डेमोक्रेट ज्यादा इलेक्ट हो जाएं और रिपब्लिकन कम हो जाएं, और वहां पे फिर कोई करारदाद हाउस के अंदर मूव हो कि जेडी वैंस को अपना ट्रंप को जो है वो उठाए। वो कोई आसान काम नहीं है कि वो इतना एक वोट से हो जाएगा, वो उसका कॉम्प्लेक्स डिफरेंट है उस इलेक्शन का। अच्छा, इसमें मुझे ये चीज बताएं कि जब हमने पहले भी एक प्रोग्राम किए थे, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में कई बार हिस्सा ले चुके हैं, तो जब चाइना का टूर हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का, तब ही कुछ तजियाकार ये कहने लग गए थे कि चाइना से पहले ये वॉर सारी खत्म हो जाएगी। फिर कुछ ने ये कहा था जी, प्रेडिक्शन की थी कि इलेक्शन से पहले मिड टर्म के कोशिश होगी डोनाल्ड ट्रंप की के सरेंडर कर देगा या कि विक्ट्री डिक्लेयर करके ये मामला सारे खत्म कर देगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस आ रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसको बिल्कुल वो कह रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया गया है। अब हम चाहते हैं कि वो फिर वो वही बातें उनकी कि हम पत्थरों के दौर में लेके जाएंगे, वैनिश कर देंगे, ब्रिजेस उड़ा देंगे। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब टिल टुडे कहां स्टैंड कर रहा है? अपकमिंग क्या सालिसी हो सकती है फिर इसमें? वो कहीं स्टैंड नहीं करा, तो खत्म हो गया ना। अमेरिका ने भी कहा खत्म हो गया, ईरान कहता हम भी उसको खेतफौर नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जो ट्रंप ने दोबारा बमबारी शुरू कर दी है, तो इसका मतलब वो अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो अमेरिका रिपब्लिकन पब्लिक की जो राय है वो उसके इज कुड केयरलेस अबाउट दैट, इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट कि उसके बारे में अमेरिका पब्लिक की क्या राय है या जो नवंबर में इलेक्शन होने हैं उसका आउटकम क्या होगा। वो तो अपने पागलपन में लगा हुआ है, कैरेक्टरलेस आदमी है, ना उसका किरदार है ना उसके लफ्जों पे कंट्रोल है। तो वो तो दहशतगर्द है बुनियादी तौर पे। वो सियोनिस्ट, वो जो ज़ियोनिज्म है ना और न्यो कॉन है, उसका पैरोकार है। उसका मकसद है अब ईरान जो है वो, जैसे मैंने कहा जेडी वैंस ने क्लैरिटी से कह दिया है कि तलब इनके फैसले इस वक्त जो है वो वाशिंगटन में किए जा रहे हैं और हम
यहूदी लॉबी की जंग जो है वो ट्रंप लड़ रहा है, जबकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम वो जब लड़ रहे हैं, उसने कहा उन लोगों की फहरिस्त मौजूद है। टाइम्स मैगजीन में आर्टिकल छपा है जिनको पैसे दिए हैं पैक ने, और वो पैसे फेंक रहे हैं ट्रंप की लॉबी पे और ट्रंप के जितने सेनेटर हैं उनके ऊपर, कि उनमें से एक सेनेटर तो जन्नूबाद से हो गया है ना, तो जिसका नाम लिंडसे ग्राम तो मर गया, दफा हो गया। तो इस किस्म की और भी वहां पे मौजूद है। तो वो जो है उनको प्रेशर पैसे लगा रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग न रुके। अगर वो पैसे लगा रहे हैं और जैरेड कुशनर और स्टीव वोटकॉफ इस जंग से पैसा बना रहे हैं, तो फिर तो ये चांसेस नजर नहीं आते कि जंग किस तरह रुकेगी इसके ऊपर। और जब अमेरिका फायर करेगा तो ईरान भी फायर बैक करेगा, और उसके साथ साथ वो तमाम उन टारगेट्स इसमें जो उन टारगेट को हिट करेगा जो गल्फ स्टेट में मौजूद हैं। प्रॉब्लम है कि अमेरिकन पब्लिक के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान से 1500 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर दूर है, तो इतना बड़ा मिसाइल उनके पास नहीं है। इसलिए जो वहाँ पे जो पिंच है जंग की वो फील नहीं गई। बाकी ट्रंप कहते हैं फौजी मार जाए। ब्रिगेडियर साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि डायरेक्ट अमेरिकन पे हमले नहीं हो रहे, अच्छा जो अब मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरीके से फिर अगेन बमबारी कर रहा है ईरान, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? फिर जिस तरीके से कुवैत के अंदर, ओमान के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर और जिस तरीके से मिलिट्री बेसिस पे हमले हो रहे हैं, तखमीना हमने पहले भी लगाया था और कई रिसर्च और बैनुल अक़वामी जरीदों में बताया था कि बड़ा नुकसान हुआ है इस पे पेंटागन को, CIA को। आप क्या देखते हैं कि फिर कितना सस्टेन कर पाएगा अगर इस तरीके से फिर वो रिटेलिएशन करता रहता है ईरान? ईरान तो सस्टेन कर रहा है। ईरान जो है वो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी को उसने डेवलप किया है, वो प्रोड्यूस भी कर रहा है। उसके पीछे चाइना और रशिया भी खड़े हुए हैं। ईरान तो उसके ऊपर जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपको पॉइंट आ गया। अच्छा, इसमें मुझे ये बता दें कि ईरान के अंदर जो पासदाराने इनकलाब की क़यादत है या कि हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, वो आप किस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त? जो एक प्रोपेगेंडा कह सकते हैं इसको, या कि जो इस वक्त तासुर क्रिएट किया जा रहा है कि वो एक पेज पर नहीं है, खासतौर पे अबनाए हुर्मुज़ को लेके, और दूसरा जो एक रेडिकल अप्रोच अपनाई जा रही है आफ्टर द तदफीन ऑफ आयतुल्लाह खामनाई। देखिए, तो वो रेडिकल अप्रोच नहीं है। रेडिकल अप्रोच तो अमेरिका अडॉप्ट कर, अच्छा, वो एक रिएक्टिव अप्रोच है। ठीक है। खामनाई साहब की अगर शहादत के ऊपर लोग जमा हुए, उनकी तस्वीर पे, तो उसमें तो रेडिकलिज्म कोई नहीं आया, वहां तो एक गमला भी नहीं टूटा। रेडिकल तो अमेरिका है जी। ईरान जो है वो रिएक्टिव अप्रोच के ऊपर चल रहा है, डिफेंसिव अप्रोच, प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है जी। उसने अपने आप को डिफेंड तो करना है ना जी। अगर हर मुल्क को इख्तियार है वो अपने आप को डिफेंड करे, और ईरान ने कह दिया कि हम सबजुगेट नहीं होंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे, तो वो तो अमेरिका पे बेस करता है। अगर वो आज बमबारी रोक देता है तो ईरान भी बमबारी रोक देगा। लेकिन अमेरिका ने जो कि स्टेट टेररिज्म, अपना रियासती दहशतगर्दी उसने पॉलिसी के तौर पे अपनाया हुआ है, वो इजरायली लॉबी को सपोर्ट कर रहा है, वो नेतन्याहू के नुमाइंदे के तौर पे काम कर रहा है, वो कैरेक्टरलेस इंसान है, वो एप्स्टीन फाइल का मुजरिम है। उसको पता है अगर उसने जंग रोकी और उसका मुआवजा हो गया तो वो प्रेसिडेंटशिप से फारिग हो जाएगा। तो वो एक, दूसरा वो एक साइकोपैथ है, ये नफ्सियाती मरीज है, जिसकी वजह से दुनिया में तबाही मची हुई है। और जिस तरह बमबारी हो रही है उसके हिसाब से तो नजर नहीं आता कि बमबारी जल्दी रुकेगी। और ईरान तो तबाह हो ही रहा है। ईरान ने कहा कि हमारे यहाँ बड़ा नुकसान हो रहा है और हम भी एंटिसिपेट कर सकते हैं कि बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब क्या कह चाहते हैं, जंग किस तरह रुकेगी? क्या अमेरिका ही चाहता है कि ईरान जो है माफी मांग ले, कहे जी हाथ जोड़ के कहे जी माई बाप माफ कर दो, मैं शिकस्त खा चुका हूँ, अब आपने जो कुछ करना करे। अगर ये कुछ हुआ तो अमेरिका वैसे उसको रोल देगा, वैसे रोल देगा, क्योंकि वो तो एक दहशतगर्दी, मैंने मजहबी दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व है। और जब मजहबी दहशतगर्दी में आप इन्वॉल्व होते हैं तो फिर लॉजिक कोई नहीं होता, फिर यही दहशतगर्दी होती है, दूसरे को मारो, कत्ल करो, बच्चों को मारो, औरतों को मारो, अपना पानी के ऊपर हमला करो। अमेरिका तो इसमें तो वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, अभी ये हेडलाइंस चल रही हैं कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी का हुक्म देने पर गौर कर रहा हूं, ज़ोहरान ममदानी साहब ये कह रहे हैं, और जो कहते हैं कि जो कानून कहेगा मैं वही करूंगा, और इस्राइली वजीर आजम मुजरिम है। इसको किस नजर से देखते हैं इस बात को? ज़ोहरान ममदानी बड़े अच्छे से कह रहे हैं, लेकिन उनके पास जो ताकत तो नहीं है वो उसको अरेस्ट कर सके। वो तो न्यूयॉर्क के मेयर है, वो ये कहते हैं कि अगर वो न्यूयॉर्क आया तो मैं उसको अरेस्ट कर लूंगा। उसको अरेस्ट अगर करना है वो तो यूएनओ ने करना है, या यूएन की बॉडी ने करना है, या यूनाइटेड नेशन फोर्सेस ने करना है, क्योंकि उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको कहा कि ये जंगी मुजरिम है।
तो दौरान ममदानी साहब का कमेंट सर आंखों पर जी। लेकिन आई विश उसको कोई अरेस्ट करे, अरेस्ट करके जूते मारे, उसको चौराहे पे ले जाकर लटकाए और उसको फांसी दे, क्योंकि जितने इंसानों का वो कातिल है जी। उसके ऊपर तो जितनी दफा आप उसको मारे, जितनी दफा आप उसको, जितनी गोलियां उसको मारे वो कम होंगी। ठीक है। अच्छा ब्रिगेड साहब, मुझे जरा ये बता दें कि पाकिस्तान ने आज की रॉयटर्स की भी ये खबर है कि पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया ईरान के ऊपर कि सऊदी अरेबिया हमारी रेड लाइन है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक जो डिफेंस एग्रीमेंट है उस, और दूसरी जानब ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट पे मिलिट्री बेसिस यूएसए के वहां हमला कर रहा है, तो क्या देख रहे हैं ये मामला? ये पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट है, इसीलिए पाकिस्तान ने कहा है कि दोनों के दरमियान जो माहिदा है, अभी तो पाकिस्तान ईरान को भी समझा रहा है जी। और ईरान जो है वो बेसिकली सऊदी अरब में मिलिट्री बेसिस पे हमला कर रहे हैं जी। जहाँ पे अमेरिका असल में वो बात है हूतीज ने जो हमला किया है, जी या बिल्कुल। वो जिस तरह ईरान ने हूतीज को कहा कि बाबुल मंदब बंद कर दे, और अगर बाबुल मंदब भी बंद हो गया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद होगी तो आप अंदाजा लगा ली कि दुनिया में एनर्जी की प्राइसेस कहाँ जाएंगी। पाकिस्तान की एक मुश्किल वक्त है, पाकिस्तान से नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने ये दोनों पार्टियों को भी कहा कि जी आप जो है वो अमन रखें और एक दूसरे को समझें, और चाइना ने भी कहा। लेकिन मैं आपको कि ट्रम्प जो रियासती दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, जो उसने अमेरिका की पॉलिसी दहशतगर्दी बनाई हुई है, वो ये बात सुनने पर तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए फिर आप पता है जब एक इतने बड़े मुल्क का लीडर साइकोपैथ हो जाए, करेक्टरलेस हो जाए, तो आप उसको कितना समझाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए नेविएट और नई चीज कौन सी लेके आएंगे, क्योंकि 14 पॉइंट ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं कि 14 पॉइंट के बाद 15वां पॉइंट किधर से आएंगे, 16वां किधर से, कौन सा पॉइंट लेके आएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट तो पहले ही डिस्कस होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए भी एक मुश्किल वक्त है। लेट्स सी कि हमारी पॉलिसी किस तरह होती है, किस तरह बैलेंस होती है, और क्या ये अमेरिका जंग रोकते हैं या नहीं रोकते। अच्छा सर, बलूचिस्तान और केपीके के हवाले से थोड़ा मैं बात करना चाह रहा था कि इस वक्त एक नई लहर की बात की जा रही है कि नई लहर एक दहशतगर्दी की है। पहले तो ये बताएं, क्या आप एक नई लहर को जन्म होता हुआ देख रहे हैं कि ऐसा है सिनेरियो ऑन ग्राउंड? वो पुरानी लहर चल रही है, नई लहर कौन सी है? तो पुरानी लहर के अंदर सर, पुरानी लहर के अंदर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो इस वक्त जो है वो अपनी जान निशावर कर रही हैं और जहन्नुम वासिल भी कर रही हैं दहशतगर्दों को, खारजियों को, फितनतुल खवारिज को। तो इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है, खासतौर पे सूबों और वफाक के दरमियान, जो इसमें खासतौर पे ग्रे एरिया है? देखिए जी, एक असूल की बात होती है, और असूल ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हर मुल्क के लिए, क्या कोई दहशतगर्दी हो रही है जी, मुल्क पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही चलते हैं। और जब इस किस्म के हालात आ जाए जैसे पाकिस्तान में हम विटनेस कर रहे हैं, तो वो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस हो जाती है, फिर तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिर तो गवर्नमेंट पे भी और अपोजिशन पे भी ये फर्ज बनता है कि वो स्टेबिलिटी को क्रिएट करे, ताकि मुल्क के अंदर जो अंदरूनी चैलेंजेस है उससे निपटा जा सके। लेकिन हमारे यहाँ तो इस किस्म की कोई एफर्ट नजर नहीं आ रही, गवर्नमेंट की तरफ से भी अपोजिशन की तरफ से। गवर्नमेंट खुश है कि उनको हुकूमत मिली हुई है, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ जी, और दे आर नॉट बॉदर्ड कि जी पॉलिटिकली या गरीब आदमी। अब उन्होंने कहा कि हम रोजाना जो है वो अपना पेट्रोल की प्राइसेस का तयन करेंगे। दुनिया में किसी मुल्क ने कहा है कि हम रोजाना पेट्रोल की प्राइसेस का तयन करेंगे? आखिर पेट्रोल की जो कीमत बढ़ रही है उसके असरात बाकी दुनिया में भी तो आ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान को तो असरात नहीं आ रहे जी। तो पाकिस्तान का अनोखा मुल्क है जिसके ऊपर असरात आ रहे, लेकिन यहाँ से आपको गवर्नमेंट की जो सिंसियरिटी है आम आदमी के लिए, उसका आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितने कैलेस हैं और कितने ये डिस्कनेक्टेड हैं आम आदमी की हालत से। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह आएगी। ये तो अपनी अपनी सीटों में बैठे, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, दे आर नॉट बॉदर्ड इन एंड अराउंड पाकिस्तान व्हाट इज हैपनिंग विद द कॉमन मैन इन पाकिस्तान। तो किस तरह बुरी तरीके से पिस रहा है। अब मुझे ब्रिगेड साहब सर काइंडली ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं, खासतौर पे प्रॉक्सी का रोल अदा कर रहे हैं, खासतौर पे कुछ ऐसे इलाके हैं बलोचिस्तान के, आप किस तरीके से देखते हैं उनको और किस तरीके से उनकी स्क्रूटनाइजेशन होगी सर? जो प्रॉक्सी होती है वो नेशनलिस्ट नहीं होती, वो एंटी नेशनलिस्ट अपेरेंटली सो कॉल्ड। पाकिस्तान में जितने भी ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं वो प्रॉक्सी नहीं है, वो जंगजू ग्रुप है। प्रॉक्सी है वो है भारत की और अफगानिस्तान के अंदर वो बैठे हुए,
जी। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज उनके खिलाफ ऑपरेशन कॉन्स्टेंटली कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि उस मैनेस को जिसके अंदर पाकिस्तान मुब्तला हो गया है जी। उसको तबाह बर्बाद किया जाए। लेकिन थ्रेट बहुत बड़ा है, चैलेंज बहुत बड़ा है और उस चैलेंज से निपटने के लिए हम पिछले 20 साल से उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें काइनेटिक मैयत के साथ में पॉलिटिकली कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई डिप्लोमेट है, बहुत सारे रिफॉर्मेटरी, बहुत सारे वेलफेयर मैयत चाहिए जो आपकी पॉलिटिकल हुकूमतों को देने होती है। और ये आज की बात नहीं है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अगर पाकिस्तानी हुकूमतों का रवैया देखें, चाहे वो मिलिट्री हुकूमतें थी चाहे वो सिविल हुकूमतें थी, उन्होंने बलूचिस्तान को बिल्कुल अनअटेंटिव छोड़ा हुआ था, जिससे वहां पे एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत बुरे तरीके से परवान चढ़ा है। उनके स्कूलों में परवान चढ़ा है, यूनिवर्सिटियों में परवान चढ़ा है, मेडिकल कॉलेज में जिससे BYC बनी, मारन जैसे लोग आए, बशीर ज़ेब जैसे लोग आए, ये सारे दहशतगर्द हैं। इनको एक्टिवेट किया एंटी पाकिस्तान फोर्सेज ने, तो इसको पॉलिटिकली इस पे हुकूमतें जो रही है बलूचिस्तान में वो या फेडरल गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए थी ना, आपकी इंटेलिजेंस क्या काम करती है। अगर आपको ये पता ही नहीं चला कि आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एंटी पाकिस्तान थीसिस पढ़ाया जा रहा है, तो फिर आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं ना कि वॉर में ज्यादा लोग वो शामिल हो रहे हैं दहशतगर्दी में जो पढ़े लिखे, जो पंजाब से भी पढ़ के जाते हैं, अपने नाम के साथ खामखा बलूची लगा लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इसके लिए बहुत सारे एफर्ट की जरूरत है, लेकिन वो अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि डिप्लोमेटिक या वेलफेयर और पॉलिटिकल का या काइनेटिक मेजर्स की जो आपने बात की है, मेरे ख्याल में जी कलेक्टिवली इसकी ज़रूरत है, सब मिलके इसमें होना चाहिए। जहां वेलफेयर की बात की आपने या पॉलिटिकल डायलॉग की बात की है, आप कितना समझते हैं कि ये कितना ज़रूरी है इस काइनेटिक मेजरमेंट्स के साथ? आपको कहा कि बहुत जरूरी, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अकेले काइनेटिक मैयर जो है काइनेटिक ऑपरेशन रिजल्ट डिलीवर नहीं कर सकते। जिस हद तक आप अपना नैरेटिव जो है वो बिल्डअप ना करें मुख्तलिफ सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर, जिससे आप अपने लोग भी हैं, पब्लिक भी है, बिजनेसमैन भी है, तजारती लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, गैर पढ़े लिखे लोग भी हैं, और ये बलूचिस्तान के अंदर और नेशनल आज तक आप अपने नेशनल काउंटर अपने जो है वो एक नेक्टा तो बना नहीं सके जी, उसको तो पैसे दे नहीं सके। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए गवर्नमेंट की सीरियसनेस। अगर गवर्नमेंट सीरियस होती तो आज पाकिस्तान में नेशनल काउंटर टर्निंग अथॉरिटी का क्याम हो गया होता जी, वो तो हुआ नहीं है। तो फिर आपकी जो अलाइड मैयत है ये किस तरह डेवलप होंगे, और ये सारी हो रहा है, ये पॉलिटिकल मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस इतना बड़ा ब्रंट बर्दाश्त कर रही है। रोजाना पुलिस के और लोगों के यहाँ पे पुलिस के और फौज के लोग शहीद होते हैं। आप अटैचमेंट ऑपरेशन होता है तो जाके एक इजलास करो, सिस्टमैटिक का वापस आ जाओ और वापस आके बाहर के मुल्कों में चले जाओ। इस तरह से चीजें भाई कंट्रोल नहीं होती है। ठीक है सर, इसलिए इनका जो हमने तमाम का तमाम काम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर छोड़ दिया है कि बस ये मारती रहेंगी। पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया बेटे साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया। नाजरीन, ख़ासतौर पे हमने प्रोग्राम के पहले चंक में डिटेल डिस्कशन की है इंटरनेशनल अफेयर्स पे, और इस वक्त जो एक नई लहर जन्म ले रही है दहशतगर्दी की बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर, ब्रिगेड साहब ने बड़ा मुफस्सिल तरीके से उस हवाले से बताया है। प्रोग्राम के दूसरे चंक पे हम ज़रा पॉलिटिकल इस वक्त जो सिनेरियो है उस पर डिस्कशन करेंगे,